ये 8 लोगों का ग्रुप फोटो दरअसल एक कातिल गैंग है, क्योंकि इसमें नजर आने वाला हर शख्स किसी ना किसी तरह महात्मा गांधी के कत्ल में मुलव्विस था। तस्वीर में नजर आने वाले 5 लोगों को करमचंद गांधी के कत्ल में सजाएं भी सुनाई गईं। इनमें नथुराम गोडसे भी मौजूद है, जिसने महात्मा गांधी पर बराह रास्त गोलियां चलाई थीं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि वही गिरोह जिसने गांधी जी को कत्ल किया आज भारत के एक तबके का हीरो क्यों है? क्या महात्मा गांधी को पाकिस्तान की हिमायत करने पर कत्ल किया गया था? मैं हूं फैसल राज और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के तीसरे हिस्से में हम आपको यही सब दिखाएंगे। 16 सितंबर 1947 1947 का दिन करमचंद गांधी की जिंदगी का एक अहम दिन था। उस रोज महात्मा गांधी ने दिल्ली में भंगी कॉलोनी के करीब हिंदू इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस के लोगों से मुलाकात की। वो इन इंतहा पसंदों को नॉन वायलेंस पर लेक्चर देना चाहते थे और उनकी मुसलमानों से नफरत कम करना चाहते थे। गांधी जी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुरान की तिलावत भी करवाते थे। आरएसएस से इस मुलाकात के मौके पर भी महात्मा गांधी ने मामूल के मुताबिक कुरान पाक की तिलावत शुरू करवा दी। ये तिलावत सुनकर आरएसएस के रजाकार मुश्तइल हो गए। हजूम में से एक शख्स ने चीख कर कहा, हम तुम्हें इन आयात की तिलावत नहीं करने देंगे। इस दौरान लोगों ने गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाना शुरू कर दिए। महात्मा गांधी ने जब आरएसएस वालों का ये इश्तियाल देखा तो तकरीब खत्म कर दी और चले गए। करमचंद गांधी उस वक्त दिल्ली में अपने दोस्त घनश्याम दास बिरला के बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। 16 सितंबर वाले वाक़े के बाद फिर उनकी तमाम तर तकरीबात सिक्योरिटी की वजह से बिरला हाउस ही में मुनक्किद होती रहीं। माय क्यूरियस फेलो 16 सितंबर के वाक़े ने वाज़ेह कर दिया था कि महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस की पॉलिसी नाकाम हो रही थी। हिंदू इंतहा पसंद जो मुसलमानों के खिलाफ थे वो महात्मा गांधी को अपने रास्ते की रुकावट समझते थे। हिंदुस्तान भर में एंटी गांधी ख्यालात फैल रहे थे। खास तौर पर पूना शहर जो अब पुणे कहलाता है वो गांधी मुखालिफ ख्यालात का मरकज बन चुका था। इस सूरत हाल ने महात्मा गांधी को भी परेशान कर दिया। 2 अक्टूबर 1947 1947 को अपनी 78वीं सालगिरह 78th बर्थडे पर वो ज्यादा पुरजोश नहीं थे, खुश नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, जब से मैं हिंदुस्तान आया हूं मैंने कम्युनिटीज में हम आहंगी के लिए, हारमोनी के लिए काम किया है, लेकिन आज हम सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। आज हम कह रहे हैं मुसलमान कभी हमसे वफा नहीं कर सकता, वो हमेशा एक नाकारा चीज ही रहेगा। इन हालात में भला हिंदुस्तान में मेरी क्या जगह है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एक और मौके पर उन्होंने कहा कि आखिर मैंने कौन से पाप, कौन से गुनाह किए थे जो भगवान या खुदा ने मुझे ये खौफनाक तबाही देखने के लिए जिंदा रखा है। दोस्तों, एक तरफ हिंदू इंतहा पसंदों का रवैया महात्मा गांधी को परेशान कर रहा था तो दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनसे दूर हो गए थे। इसकी वजह यह थी कि पंडित नेहरू ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से जंग छेड़ दी थी। उन्होंने 55 करोड़ की वो रकम जो ब्रिटिश इंडिया के खजाने से पाकिस्तान को मिलना थी वो भी रोक ली थी। महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू के इन इकदामात की सख्त मुखालफत की। उन्होंने दोनों मुल्कों को बातचीत करके मसला हल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरे बस में होता तो मैं पाकिस्तानी नुमाइंदे को हिंदुस्तान बुलाता, हम मिलते, इस मामले पर बात करते और किसी मुआहदे पर पहुंच जाते। हमें किसी मुआहदे पर जरूर पहुंचना चाहिए ताकि हम पुरअमन हमसायों की तरह रह सके। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि हम ये गलतियां जारी रखें, क्योंकि इस तरह तो हम सब खुद को तबाह कर लेंगे। महात्मा गांधी की इन बातों ने हिंदुस्तानी हुकूमत को हिला कर रख दिया। पंडित नेहरू पाकिस्तान के साथ बातचीत के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वो किसी भी समझौते से पहले कश्मीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने कब्जे में करना चाहते थे। उन्होंने महात्मा गांधी को कुछ नाराजगी भरे खतूत भी लिखे, कुछ पैगामात भी भेजे। महात्मा गांधी ने एक दिन बिरला हाउस में अपने मिलने वालों को बताया कि मैंने कश्मीर के बारे में जो कुछ कहा है इस पर मुझे बुरी तरह डांटा गया है, लेकिन मैं जो मशवरे दे रहा हूं वो एक आजिज और एक खाकसार इंसान के मशवरे हैं।
उन्होंने भारत और पाकिस्तान को ऑफर की कि वो कश्मीर के मसले पर दोनों मुमालिक के दरमियान सहूलतकार मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मगर दोस्तों, उनकी इस ऑफर पर भी पंडित नेहरू ने कान नहीं धरे। ताहम भारतीय फौज के जनरल LP सैन, जिन्होंने कश्मीर की ये जंग लड़ी थी, वो एक और रुख भी दिखाते हैं। उन्होंने अपनी किताब सरेंडर वाज द थ्रेड में महात्मा गांधी से अपनी एक मुलाकात का अहवाल लिखा है। वो बताते हैं कि महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि आप कश्मीर में मासूम लोगों को और उनके घर बार को बचाने के लिए जा रहे हैं। इस मकसद के लिए आपको अपने पास मौजूद तमाम ज़राए को इस्तेमाल करना चाहिए। यानी एक तरह से इस बात का मतलब ये बनता है कि महात्मा गांधी ने कश्मीर में भारतीय फौजी एक्शन की हिमायत की थी। ताहम महात्मा गांधी की ये बात फौरी तौर पर भारतीय हुकूमत या पब्लिक इल्म में उस वक्त नहीं आई। तो मोहनदास करमचंद गांधी की जिंदगी में लोग यही समझते रहे कि शायद वो कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। जाहिर है, पब्लिक में उनके जो बयानात हमने पहले आपको दिखाए, उनसे तो यही तासुर मिलता था। हो सकता है दोस्तों, महात्मा गांधी कश्मीर के मसले पर दिल से भारत के साथ हो, लेकिन वो फसादात के मामले पर हिंदू इंतहा पसंदों के हामी नहीं थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम बंद हो जाए। वो इन किलिंग्स को रोकने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें भी करते आ रहे थे। ताहम उनके सामने एक मसला ये था कि कश्मीर की जंग ने हिंदुओं की मुसलमानों से नफरत और भी बढ़ा दी थी। इस जंग के माहौल में हिंदू इंतहा पसंद महात्मा गांधी को नफरत भरे खतूत लिखने लगे थे। 2 जनवरी 1948 को करमचंद गांधी ने एक ऐसा ही खत पढ़कर अपने मिलने वालों को सुनाया। खत में लिखा था कि आपने कोई सबक नहीं सीखा और आप अब भी मुसलमानों के दोस्त हैं। हालांकि आपको बार बार बताया जा चुका है कि यह तसव्वुर करना ही बेवकूफ़ी है कि मुसलमान हमारे भाई या हिंदुस्तान के वफादार हो सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई तो क्या मैं ये समझूं कि हिंदुस्तान के कई करोड़ मुसलमान भारत का साथ देंगे और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे? इस खत पर गांधी जी ने तारीखी तबसरा किया। उन्होंने कहा, यही रवैया तो है जिसने हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया है। आज हमारे इर्द गिर्द जहर बढ़ रहा है। कश्मीर ने इस जहर को और भी तेज कर दिया है। इस खत ने और लोगों के रवैये ने गांधी जी को यह एहसास दिला दिया था कि जब तक वो कोई सख्त एक्शन नहीं लेंगे, हिंदू मुस्लिम फसादात बंद नहीं होंगे। उन्होंने अपना सबसे कारआमद हथियार दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने एक बार फिर व्रत रखने यानी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। हालांकि उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया था कि उनके गुर्दे फेल हो रहे हैं और भूख हड़ताल उनके लिए नुकसानदेह है, लेकिन गांधी जी ने डॉक्टर्स की नहीं सुनी। 13 जनवरी 1948 के रोज महात्मा गांधी ने अपनी भूख हड़ताल शुरू की। इस मौके पर उन्होंने कहा, सत्याग्रह यानी पुरअमन जद्दोजहद में व्रत यानी भूख हड़ताल ही आखिरी रास्ता है। ये व्रत तभी खत्म होगा जब मैं इस बात से मुतमईन हो जाऊंगा कि तमाम ग्रोहों के दरमियान दिलों का मिलन हो चुका है। उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की किलिंग्स बंद करने और पाकिस्तान के रोके गए 55 करोड़ रुपए वापस करने का मुतालबा कर दिया। इसके बगैर वो भूख हड़ताल खत्म करने पर तैयार नहीं थे। उनके इस व्रत का फौरी लेकिन उल्टा रद्द-ए-अमल हुआ। कुछ इंतहापसंद नौजवानों ने तय कर लिया कि वो महात्मा गांधी को मुसलमानों और पाकिस्तान की हिमायत की सजा देंगे और गांधी जी भूख हड़ताल से नहीं, अब हमारी गोलियों से मरेंगे। गांधी जी that stood in favor of Pakistan and said that I shall go on hunger strike, I shall die, and the 55 crores should be given. Then only I shall release my fast. At that moment, some youths like me decided, you will not die of hunger strike, you will die of bullets now. ये गोपाल गोडसे का बड़ा भाई नथुराम गोडसे था, जिसने महात्मा गांधी के कत्ल की प्लानिंग की थी। इस प्लानिंग में कुछ और नौजवान भी शामिल थे। नथुराम गोडसे के मुतालिक आप बस ये जान लें कि वो पूना शहर का रहायशी था जो एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जैसा कि हिंदू महासभा वगैरह का गढ़ था। ये तंजीमें हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले भी महात्मा गांधी की मुखालिफ थीं। 1934 में पूना में ही महात्मा गांधी पर एक कातलाना हमला हो भी चुका था। एक नामालूम हमलावर ने उनकी गाड़ी को बम से निशाना बनाने की कोशिश की थी। ताहम करमचंद गांधी की खुशकिस्मती कि हमलावर ने उनकी कार से आगे जाने वाली कार पर बम फेंक दिया। इस हमले में 3 लोग जख्मी हुए, लेकिन करमचंद गांधी जो पिछली कार में सवार थे वो महफूज रहे।
तो दोस्तों, नथुराम गोडसे इस एंटी गांधी और एंटी मुस्लिम ख्यालात वाले शहर में पला बढ़ा था और यही इंतहा पसंद नजरियात उसके जहन में रच बस गए थे। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों से ही उसका गहरा ताल्लुक था। खास तौर पर वो हिंदू महासभा के लीडर विनायक सावरकर को अपना गुरु, अपना उस्ताद समझता था। सावरकर ने कई बरस तक नथुराम गोडसे की ज़हनी तरबियत, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ब्रेन वॉशिंग की थी। ये ब्रेन वॉशिंग नथुराम गोडसे को मुस्लिम दुश्मनी में इस हद तक आगे ले गई कि उसे मुसलमानों का हर हमदर्द अपना और हिंदुस्तान का दुश्मन दिखाई देने लगा। जब उसने सुना कि महात्मा गांधी ने मुसलमानों और पाकिस्तान की हमायत में बरत रखा है तो वो आपे से बाहर हो गया। उसने गांधी जी को कत्ल करने का फैसला कर लिया और अपने भाई गोपाल गोडसे और कुछ दीगर साथियों के साथ कत्ल की वारदात के लिए पूना से दिल्ली का सफर किया। लेकिन इससे पहले कि इंतहा पसंदों का ये ग्रुप महात्मा गांधी पर हमला करता, गांधी जी ने अपना बरत तोड़ दिया। वो इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी की कोशिशों ने आखिरकार बर्फ पिघला दी थी और हुकूमत और लीडर्स सभी उनके मुतालबात के सामने झुक गए थे। 18 जनवरी 18 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू और वज़ीर दाखिला वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और 100 से ज़ायद सियासी लीडर्स बिरला हाउस पहुंच गए। यहाँ इन लोगों ने एक 7 नुकाती डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। इसमें यह वादा किया गया था कि दिल्ली में सब कम्युनिटीज़ के लोग भाइयों की तरह रहेंगे। इसके अलावा मुसलमानों के जानो माल और मजहबी हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस डिक्लेरेशन की तैयारी से पहले ही हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए थे। ताहम इस भूख हड़ताल के नतीजे में कश्मीर की जंग खत्म नहीं हुई, वो चलती रही। कश्मीर में इस जंग के जारी रहने के बावजूद दोस्तों, गांधी जी की ये आखिरी भूख हड़ताल बहुत कामयाब रही। उन्होंने एक बार फिर खुद को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर साबित कर दिया था। लेकिन ये कामयाबी आर्जी थी। नथुराम गोडसे और उसके साथी इस कामयाबी से बहुत नाखुश थे। सिर्फ 2 रोज बाद 20 जनवरी को उन्होंने महात्मा गांधी पर हमला किया। नथुराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे ने बिरला हाउस की खिड़की से महात्मा गांधी पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बुलंदी पर होने की वजह से वो ऐसा ना कर सका। ताहम उसके साथियों ने बिरला हाउस के लॉन में एक देसी साख्ता बम फायर किया और भाग गए। इस धमाके से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनका एक साथी मदन लाल पकड़ा गया। So I tried from the window. I could not reach my hand also. It was so high, even inside. So that was for half a minute or so. So I just came out. Mother Lal asked to ignite a gun cotton slab near the boundary wall. He did it. Then he was caught by the police. अब सूरत-ए-हाल ये थी कि महात्मा गांधी पर कातिलाना हमला नाकाम हो चुका था और एक मुल्जिम भी पुलिस की कैद में था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पुलिस ने बाकी मुल्जिमों को पकड़ने में कोई चुस्ती नहीं दिखाई। मुल्जिमान जिस टैक्सी में सवार हुए थे उसका भी पीछा नहीं किया गया। पुलिस ने मदन लाल से भी कोई सख्त तफ्तीश नहीं की। मदन लाल ने पुलिस को बताया कि वो एक पंजाबी मुहाजिर है और एक अच्छा हिंदू और एक हिंदुस्तानी मुहब्बे वतन शहरी है। पुलिस ने इस बयान को काफ़ी समझा। उन्होंने इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की कि इस वारदात के पीछे असल मकासद क्या थे और कौन कौन इसमें मुलव्विस था। ये हिंदुस्तानी पुलिस की रवायती नाअहली थी या किसी ने पुलिस को जानबूझकर ऐसी तफ्तीश से रोका था। इन सवालात का तारीख में कोई तशफ़ी जवाब नहीं मिलता। दिल्ली पुलिस के अलावा उस वक्त के भारतीय वज़ीर दाखिला सरदार पटेल का किरदार भी दोस्तों मशकूक रहा। इसकी वजह यह है कि दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में थी। वो खुद महात्मा गांधी के शागिर्द रह चुके थे, लेकिन उन्होंने भी तफ्तीश में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने बस ये किया कि बिरला हाउस में पुलिस के गार्ड्स की तादाद बढ़ा दी और कुछ सादा लिबास पुलिस एहलकार भी गांधी जी को फराहम कर दिए जो उनके आगे पीछे फिरते थे। इधर महात्मा गांधी की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही थी तो दूसरी तरफ दोस्तों नथुराम गोडसे और उसका बाकी ग्रुप रूपोश हो चुका था। ये ग्रुप अगले कई रोज तक दोबारा हमले की प्लानिंग करता रहा। इस प्लानिंग के दौरान नथुराम गोडसे ने फैसला किया कि वो महात्मा गांधी को करीब से गोली मारेगा ताकि उनके बचने का कोई चांस ही ना हो। तो हुआ यूं कि 30 जनवरी को नथुराम एक तांगे में सवार होकर बिरला हाउस के उस बाग में पहुंचा जहां महात्मा गांधी लोगों से मुलाकात करते थे। गोडसे ने अपने खाकी रंग के लिबास में एक पिस्तौल छुपा रखा था, एक पिस्टल छुपा रखा था।
वो बाग की सीढ़ियों के पास उस जगह जहां ये यादगार बनी है खड़ा हुआ महात्मा गांधी का इंतजार करने लगा। शाम 5 बजे के बाद गांधी जी अपने कमरे से निकले और कुछ साथियों के साथ चलते हुए बाग में दाखिल हुए। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़कर उस जगह पहुंचे तो नथुराम गोडसे उनकी तरफ बढ़ा। वो महात्मा गांधी के सामने झुका और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद उसने पिस्टल निकाली और इंतहाई करीब से गांधी जी पर 3 गोलियां दाग दी। गोलियां उनके सीने और पेट में लगीं। गांधी जी के जिस्म से खून का फव्वारा फूट निकला और फिर वो वहीं गिरे और गिरने से पहले उनके मुंह से बेख्तियार निकला, हे राम, हे राम। ये उनके आखिरी अल्फाज थे जो महात्मा गांधी के मुतालिक लिखी गई तकरीबन हर किताब में कोट हो चुके हैं। मगर दोस्तों, महात्मा गांधी के सेक्रेटरी वी कल्याणम कहते हैं कि मैं आखिरी वक्त में गांधी जी के करीब था, मैंने उन्हें ऐसा कहते नहीं सुना। तो खैर, वहां मौजूद लोग उन्हें फौरी तौर पर उठाकर वापस उनके कमरे में ले गए और लकड़ी की चारपाई पर लिटा दिया। महात्मा गांधी बेहोश थे। कुछ देर बाद उन्हें जरा सा होश आया तो उन्होंने पानी मांगा, ताहम इसके बाद वो फिर बेहोश हो गए। गोलियां लगने के आधे घंटे के अंदर वो दम तोड़ चुके थे। स्टैनले वॉलपॉट के मुताबिक उनकी मौत शाम 5:17 पर हुई थी। महात्मा गांधी के कातिल को गोलियां चलाने के बाद दोस्तों भागने का मौका नहीं मिला था। दिल्ली में अमेरिकी सफारत खाने के एहलकार टॉम रीस, जो महात्मा गांधी की दुआया तकरीब देखने के लिए आए थे, उन्होंने नथुराम गोडसे को काबू कर लिया। इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट सार्जेंट DR सिंह ने कातिल से पिस्तौल छीन लिया। इसके साथ ही बाकी लोग भी कातिल पर टूट पड़े और उसे मारपीट करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी के वक्त नथुराम गोडसे ने कहा, बाबा से बुलंद कहा कि मुझे अपने इस काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। दोस्तों, महात्मा गांधी के कत्ल की खबर जंगल में आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। जब महात्मा गांधी कत्ल हुए तो सरदार पटेल उस वक्त बिरला हाउस ही में मौजूद थे। गांधी जी ने अवाम में जाने से पहले उनसे मुलाकात भी की थी। गोलियां लगने के बाद वो भी गांधी जी के पास पहुंचे और उनकी चारपाई के सरहाने खड़े हो गए। वज़ीर आज़म पंडित नेहरू को भी जैसे ही पता चला वो भी बिरला हाउस पहुंच गए। कुछ ही देर में उस घर के बाहर हजारों लोग जमा हो चुके थे और सब लोग महात्मा गांधी को एक आखिरी नजर देखना चाहते थे। चुनाचे गांधी जी की डेड बॉडी को दूसरी मंजिल पर रख दिया गया। उनके बेड को सरहाने की तरफ से ऊंचा कर दिया गया और उसके साथ एक लैंप भी रोशन कर दिया गया ताकि उनका चेहरा सबको दिखाई दे सके। उस रात पंडित नेहरू ने भारतीय कौम से खिताब करते हुए करमचंद गांधी को खिराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा, हमारी जिंदगियों से रोशनी खत्म हो गई है और हर तरफ तारीकी है। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. अगले रोज महात्मा गांधी के जनाजे का जुलूस फौज की निगरानी में बिरला हाउस से निकला। हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भी जनाजे के जुलूस में शरीक थे। महात्मा गांधी के जिस्म को एक फौजी गाड़ी पर रखा गया था जो फूलों से ढकी हुई थी। इस गाड़ी पर पंडित नेहरू और सरदार पटेल भी सवार थे। रास्ते के दोनों तरफ लाखों लोग खड़े थे। खवातीन धाड़े मार मार कर रो रही थीं। गम के इस माहौल में गांधी जी की डेड बॉडी को दरिया जमुना के किनारे शमशान घाट ले जाया गया। यहाँ संदल की लकड़ियों से उनकी चिता तैयार करके उसे आग लगा दी गई। इस मौके पर दोस्तों चिता के गिर्द इतना ज्यादा हजूम हो गया था कि घुड़सवार पुलिस एहलकारों ने एक वक्त में लाठीचार्ज भी किया और लोगों को परे हटाया। 12 फरवरी 1948 के रोज पंडित नेहरू गांधी जी की राख का कुछ हिस्सा लेकर इलाहाबाद पहुंचे। यहां भी हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। महात्मा गांधी की राख वाला बर्तन एक गाड़ी पर रखा था जो फूलों से ढकी हुई थी। इसके आगे फौजी जवान मार्च करते हुए चल रहे थे, जबकि बुलंदी पर फौजी हेलीकॉप्टर्स भी परवाज कर रहे थे। हेलीकॉप्टर्स और फौज की हिफाजत में पंडित नेहरू का काफिला उस जगह पहुंचा जहां दरिया गंगा और जमुना मिलते हैं और जहां कुंभ का मशहूर जमाना मेला भी होता है। पंडित नेहरू महात्मा गांधी की रिश्तेदार खवातीन के साथ कश्ती में बैठकर दरिया में गए और गांधी जी की राख को पानी में जगह जगह बिखेर दिया। बाकी राख को बर्तनों में भरकर हिंदुस्तान की हर रियासत के दारुल हुकूमत में भेजा गया। ये राख बाद में बहुत अरसे तक पानी में बहाई जाती रही। 2008 में उनकी कुछ राख बंबई के करीब बहीरे अरब अरेबियन सी में भी बहाया गया। इसके अलावा 2010 में उनकी राख साउथ अफ्रीका के शहर डरबन के साहिल के साथ साथ बहरे हिंद इंडियन ओशन में भी बिखेर दी गई।
आप जानते हैं दोस्तों कि गांधी जी की नौजवानी का बड़ा अरसा साउथ अफ्रीका में गुजरा था। उन्होंने अपना सियासी कैरियर भी वहीं से शुरू किया था, इसलिए उनकी कुछ राख एहतरामन वहां बखेरी गई थी। गांधी जी के कत्ल के मुलजिम तो पकड़े गए, लेकिन कत्ल के हवाले से कुछ सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल सके। मिसाल के तौर पर पहले बम हमले के बाद उनकी सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त क्यों नहीं किया गया? कातिल पिस्तौल के साथ बगैर चेकिंग के बिरला हाउस में कैसे पहुंच गया? इसके अलावा एक सादा लिबास पुलिस एहलकार, एक असिस्टेंट और एक खातून डॉक्टर, ये 3 लोग जो हर वक्त गांधी जी के साथ होते थे, वो भी उस दिन मौजूद नहीं थे। ऐसा क्यों था? भारतीय वजीर दाखिला सरदार पटेल ने भी इन सवालात को सामने रखकर कोई तफ्तीश नहीं की। आखिर क्यों? यहां आपको दोस्तों ये बता दें कि सरदार पटेल वो कांग्रेसी लीडर थे जिन्हें मुसलमानों का सख्त मुखालिफ समझा जाता था। आज भी हिंदू इंतहा पसंद पंडित नेहरू और महात्मा गांधी से ज्यादा सरदार पटेल की इज्जत करते हैं और उन्हें लीडर मानते हैं। मौजूदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारतीय रियासत गुजरात में उनका 597 फीट बुलंद मुजस्मा भी नस्ब करवाया है। उसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो कहते हैं, यानी इत्तेहाद का मुजस्मा। ताहम ये कहना मुश्किल है दोस्तों कि महात्मा गांधी के कत्ल में सरदार पटेल का वाकई कोई हाथ था या नहीं था। करमचंद गांधी के कत्ल के बाद बड़े पैमाने पर फसादात हुए। गांधी जी के हामियों ने मुंबई और दूसरे शहरों में ब्राह्मणों का कत्ल किया और उनकी दुकानें और घर तक जला दिए। आजाद हिंदुस्तान में यह पहला मौका था जब हिंदू ग्रोह आपस में लड़ रहे थे। गांधी जी के कातिल नथुराम गोडसे का ताल्लुक चूंकि आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों से था, इसलिए इन तंजीमों की भी शामत आ गई। ये इल्जाम भी लगाया गया कि नथुराम गोडसे ने जिस पिस्टल से गांधी जी पर गोली चलाई थी वो उन्हें आरएसएस के ही किसी लीडर ने दिया था। आरएसएस के कारकुनों ने महात्मा गांधी के कत्ल के बाद मिठाइयां भी बांटी थी। भारतीय हुकूमत ने आरएसएस पर पाबंदी लगा दी और इसके हजारों कारकुनों को जेलों में ठूंस दिया। आरएसएस और हिंदू महासभा के कई लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम दोस्तों चंद साल बाद ही आरएसएस पर पाबंदी खत्म हो गई और पाबंदी खत्म होने की एक वजह यह थी कि वजीर दाखिला सरदार पटेल ने आरएसएस को क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा था कि गांधी जी के कत्ल की प्लानिंग आरएसएस ने नहीं बल्कि हिंदू महासभा ने की थी। ताहम सरदार पटेल के इस इल्जाम के बावजूद पंडित नेहरू की हुकूमत ने हिंदू महासभा पर पाबंदी नहीं लगाई। हिंदू महासभा कांग्रेस की इत्तेहादी हुकूमत में शामिल रही। इस पार्टी के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950-1950 तक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वजीर रहे। करमचंद गांधी को पूरी दुनिया में अदम तशद्दुद के अलमबरदार के तौर पर देखा जाता था, इसलिए उनका कत्ल पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। अमेरिकी सदर ट्रूमैन ने तो गांधी की मौत को एक इंटरनेशनल ट्रेजेडी करार दिया। कौम मुत्तहिदा में भी महात्मा गांधी की मौत का शोक मनाया गया और इदारे का परचम सरनगू रखा गया। करमचंद गांधी की मौत का एक और अहम तरीन रद्द-ए-अमल पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से आया। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान और भारत की हैसियत दुश्मनों की सी थी। कश्मीर में दोनों की अफवाज आमने सामने थी। इसके बावजूद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ताज़ीती पैगाम जारी किया। इस पैगाम में कहा गया कि मुझे मिस्टर गांधी की मौत पर शदीद सदमा है। वो हिंदू कौम के अजीम रहनुमा थे और तमाम हिंदू उनकी इज्जत करते थे। इस सानहे पर मैं उनके अहले खाना और हिंदू कौम से तहे दिल से ताज़ियत करता हूँ। हिंदुस्तान के लिए ये एक अजीम नुकसान है, एक ऐसे बड़े आदमी का नुकसान है और एक ऐसा खला है जो कभी भी नहीं भर पाएगा। महात्मा गांधी की मौत जिस घर में हुई थी यानी बिरला हाउस, उसे म्यूजियम में बदल दिया गया है। अब ये इमारत गांधी स्मृति म्यूजियम कहलाती है। यहाँ गांधी जी की ऐनक, उनकी लाठी और कपड़े भी रखे हैं। जिस जगह महात्मा गांधी बैठकर लोगों से बात किया करते थे और जहाँ उन्हें गोलियां लगी थीं, वहाँ उनकी यादगारें भी बना दी गई हैं। जबकि लॉन की सीढ़ियों पर जहाँ जहाँ महात्मा गांधी कदम रखा करते थे, वहाँ उनके जूतों के निशानात बना दिए गए हैं। ये इमारत जिस सड़क पर वाक़या है, उसे भी महात्मा गांधी के कत्ल की तारीख डेट की मुनासबत से 13 जनवरी रोड कहा जाता है। महात्मा गांधी की मौत जुमे के दिन हुई थी, इसलिए जुमे को हिंदू मर्द ख्वातीन इस इमारत में जमा होकर चरखा चलाते हैं और महात्मा गांधी की याद ताज़ा करते हैं। माय क्यूरियस फेलोज, करमचंद गांधी के कत्ल का ट्रायल पहले लाल किला दिल्ली में हुआ और बाद में शिमला में पंजाब हाई कोर्ट में इसकी अपीलें सुनी गईं। गांधी जी के कातिल ट्रायल के दौरान हंसते मुस्कुराते रहे। उनके चेहरों से किसी पछतावे का कोई एहसास नहीं होता था। जिन लोगों का ट्रायल हुआ उनमें हिंदू महासभा के लीडर विनायक सावरकर भी शामिल थे।
उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने नथुराम गोडसे और उसके साथियों को महात्मा गांधी के कत्ल पर उकसाया था। सावरकर कातिलों के इस पूरे ग्रुप को जाती तौर पर जानते थे और उनके साथ इनकी तस्वीर भी मौजूद थी। गिरफ्तार मुलजिमों में से एक दिगंबर बज्जे तो सावरकर के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन गया था। उसने गवाही दी थी कि नथुराम गोडसे और उसके एक साथी नारायण आप्टे ने दिगंबर की मौजूदगी में सावरकर से मुलाकातें की थी। दिगंबर ने सावरकर को कातिलों से यह कहते भी सुना था कि कामयाब होकर वापस आना। ताहम वादा माफ गवाह की गवाही सावरकर को मुजरिम साबित करने के लिए काफी नहीं थी। कानूनी तौर पर एक और गवाह भी चाहिए था, जो कि नहीं मिला। यूं सावरकर को रिहा कर दिया गया। नथुराम गोडसे ने भी सारा इल्जाम अपने सर ले लिया और सावरकर पर उंगली नहीं उठाई। इस मुकदमे में नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को सजाए मौत दे दी गई। गोपाल गोडसे, मदन लाल और विष्णु कुरकुरे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 10th of February 1949, the judgment was there. Nathuram Godse, Narayan Apte were hanged. Madan Lal Paba, Vishnu Kurkure and myself were sentenced to life. ताहम सजाओं से पहले नथुराम गोडसे ने अदालत में कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी कि हिंदू इंतहा पसंदों की नजर में वो हीरो बन गया। नथुराम गोडसे ने अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ा। उसने 150 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक बयान तैयार किया और उसे 5 घंटे में अदालत को पढ़कर सुनाया। इस तवील बयान में यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि महात्मा गांधी का कत्ल भारत को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। इसकी वजह नथुराम गोडसे के नजदीक ये थी कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की तकसीम के मुस्लिम लीग के मुतालबे के सामने सर झुकाया था। उन्हें हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों से हमदर्दी थी। कश्मीर के मामले पर भी वो हिंदुओं का नहीं बल्कि मुसलमानों का साथ दे रहे थे, वगैरह वगैरह। उसने कहा कि मैं इस बात पर हैरान हूं कि यह कहा जाता है कि गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलवाई। मेरा ख्याल तो यह है कि मुस्लिम लीग के मुतालबात के सामने मुसलसल झुकना, यानी पाकिस्तान के क़याम के मुतालबे को मान लेना, हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करने का दुरुस्त रास्ता नहीं था। इसका मतलब सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान की ही सरजमीन पर एक ऐसी रियासत कायम कर दी जाए जो हमसाये की शक्ल में एक मुस्तकिल दुश्मन हो। उसने कहा, चूंकि महात्मा गांधी को सजा देने का कोई कानूनी तरीका तो मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने गांधी जी पर गोलियां चलाई क्योंकि मैं यही कर सकता था। कातिल नथुराम गोडसे ने यह एतराफ भी किया दोस्तों कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी कौम के लिए तकालीफ सही थी। इसी वजह से वो उनको कत्ल करने से पहले एक बार उनके सामने थोड़ा सा झुका था। अपने बयान के आखिर में नथुराम गोडसे ने कहा, अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम। क्यूरियस फेलोज नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को मौजूदा भारतीय शहर हरियाणा में अंबाला सेंट्रल जेल के अंदर फांसी दे दी गई। उसका भाई गोपाल गोडसे उम्र कैद काट कर रहा हुआ और वापस पूना शहर में जा बसा। 26 नवंबर 2005 को 86 बरस 86 ईयर्स की एज में पूना ही में उसकी मौत हुई। ताहम वो जब तक जिंदा रहा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का प्रचार करता रहा। I shall advise the people, if you want to be the citizens of this country, you have to give up your nationality towards Arab. उसने हमेशा यही कहा कि उसे गांधी जी के कत्ल का कोई अफसोस नहीं है। I do not repent for having participated in the act. We felt let 10 persons go to the gallows, but let this person not live. नथुराम गोडसे तो फांसी चढ़ गया, लेकिन गांधी जी के कत्ल और अदालत में अपनी बयानबाजी की वजह से वो भारत के तमाम इंतहा पसंद हिंदुओं का आइडियल भी बन गया। खास तौर पर आरएसएस और इसके सियासी विंग बीजेपी और हिंदू महासभा जैसी तंजीमों के लिए तो वो आज भी हीरो है। चंद वर्ष पहले भोपाल से बीजेपी की रुकने असेंबली प्राज्ञा सिंह ठाकुर ने नथुराम गोडसे को मुहब्बे वतन करार दिया था। नाथुराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर में 2017 में हिंदू महासभा के ऑफिस में नथुराम गोडसे का मुजस्समा भी नस्ब किया गया था। इस मुजस्समे को दूध से गुस्ल दिया गया था और माथे पर तिलक भी लगाया गया था। ताहम बाद में पुलिस ने एक्शन करके इस मुजस्समे को हटा दिया था। ग्वालियर में ही हिंदू महासभा वालों ने नथुराम गोडसे के नाम से एक स्टडी सेंटर भी कायम किया था। रियासत मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी की राख चुराई गई और उनके पोस्टर पर ग्रीन पेंट से गद्दार लिखा गया।
2019 में 2019 में हिंदू महासभा की लीडर पूजा पांडे ने तो महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें अलामती तौर पर दोबारा कत्ल भी किया। उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर वाले पुतले पर गोलियां बरसाई और इस पुतले से नकली खून भी निकाला। पूजा पांडे भी गिरफ्तार हुई, लेकिन उन्होंने अदालत में कहा कि उन्हें इस काम पर कोई पछतावा नहीं। उन्होंने कहा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया बल्कि अपना आईनी हक इस्तेमाल किया है। हिंदू महासभा और दीगर इंतहा पसंद ग्रुप नथुराम गोडसे की हमायत और महात्मा गांधी के खिलाफ नफरत का इजहार ऐसे ही तरीकों से आज भी करते रहते हैं। इसके बावजूद आरएसएस और हिंदू महासभा के लीडर्स इनकार करते हैं कि महात्मा गांधी के कत्ल से उनका कोई ताल्लुक है। इस हवाले से दोस्तों, हिंदू महासभा के लीडर दिनेश चंद्रा त्यागी का यह बयान भी आप जरा सुन लें। Nathuram Godse belonged to Hindu Mahasabha, no doubt, but Hindu Mahasabha was not belong to Gandhi murder. गांधी जी के कत्ल के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में गिरा बनने वाला कोई लीडर मौजूद नहीं रहा था। इसके बाद भारत का मुस्तकबिल वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आ गया था। उन्हीं की क़यादत में भारत ने अपना पहला आइन कैसे बनाया, हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ भारत का हिस्सा कैसे बने, इस पर दोस्तों हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप जदीद भारत की तारीख के पहले 2 हिस्से देखना चाहते हैं तो यहाँ और यहाँ क्लिक करें और यहाँ जानिए आलमी ग्रेट गेम क्या है जो इस वक्त जारी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी। शुक्रिया।